हमने पहले बात की थी कि कोलन कैंसर के लक्षण क्या-क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर कोलन कैंसर हो जाए, तो उस स्थिति में कौन-कौन सी जांचें या इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं। मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया था कि किसी भी कैंसर की डायग्नोसिस, स्टेजिंग और इलाज की संभावना या फिटनेस देखने के लिए हम जांच करते हैं। यानी किसी भी कैंसर की तरह आमतौर पर 3 हिस्सों में जांचें की जाती हैं। तो सबसे पहले अगर कोई कोलन कैंसर के लक्षण लेकर आता है और हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन या क्लिनिकल जांच के माध्यम से यह पाते हैं कि इस मरीज को कोलन कैंसर हो सकता है, तो हम किस तरह की जांच कराते हैं। सबसे पहली जांच जो हम कराते हैं वह है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एक लंबी तार या पाइप के माध्यम से पूरी कोलन की जांच करने की प्रक्रिया है। इस पाइप के सिरे पर एक लाइट सोर्स या रोशनी होती है और उसके साथ एक कैमरा लगा होता है। इससे पूरी कोलन को देखा जा सकता है। बहुत से लोग इस जांच को लेकर बेवजह डरते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें 6 महीने या 1 साल पहले किसी डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने वह जांच नहीं कराई और 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल बाद वे एक एडवांस्ड कैंसर के मरीज के रूप में हमारे पास आते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कोलोनोस्कोपी कोई बहुत खतरनाक जांच नहीं है। हाँ, इसमें हल्की असुविधा या थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि इस जांच से पहले आपको अच्छी तरह से नींद की दवा और दर्द निवारक दवा दी जाती है। बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, इसलिए अगर आपके डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी कराने की सलाह देते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि आप जरूर कोलोनोस्कोपी कराएं, क्योंकि कोलोनोस्कोपी एक ऐसी जांच है जिससे हम कोलन कैंसर का पता लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कोलन में कोई गांठ मिलती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है। अब आमतौर पर वहां से एक बायोप्सी जाता है और उस बायोप्सी या मांस के टुकड़े को लेने के बाद उसे हिस्टोपैथोलॉजी जांच के लिए भेजा जाता है और उसके जरिए हम असल में समझ पाते हैं कि जो टिश्यू या ट्यूमर कोलन के अंदर हुआ है वह कैंसरग्रस्त है या नहीं। मान लीजिए आपको कैंसर हो गया, तो उसके बाद कौन कौन सी जांचें की जाएंगी। जब मुझे पता चलता है कि कोई मरीज कैंसर से पीड़ित है, तो सबसे पहला काम जो किया जाता है वह है इसका स्टेजिंग करना। कैंसर कितनी दूर तक फैला है यह समझने के दो तरीके हैं। देखना कि ट्यूमर कोलन में जहां है आसपास कितनी दूर तक फैला है। दूसरा है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी शरीर के दूर दराज हिस्सों में यह कितनी दूर तक फैला है। इसे समझने के लिए सबसे अच्छी जांच पेट और छाती का सीटी स्कैन एक साथ कराना है, जिससे दोनों चीजें एक साथ देख सकते हैं। इन जानकारियों को हम छाती का सीटी स्कैन करके पता कर सकते हैं कि क्या यह फेफड़ों तक फैला है या नहीं। पेट का सीटी स्कैन करके हम समझ सकते हैं कि ट्यूमर ठीक किस जगह पर है, ट्यूमर कितना बड़ा है और ट्यूमर जहां है उसके आसपास के टिश्यू या अंगों के साथ यह किस तरह जुड़ा हुआ है। इन सब बातों से हम यह समझ सकते हैं कि इसका ऑपरेशन किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा पेट के अंदर लिवर और जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें यह ट्यूमर फैला है या नहीं, यह भी सीटी स्कैन जांच के जरिए पता चल जाता है। इसलिए यह एक बहुत अच्छी जांच है जिससे हम पूरे स्टेजिंग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हाँ, सीटी स्कैन एक महंगी या कहें तो काफी खर्चीली जांच है। इसी वजह से कुछ वैकल्पिक जांचें भी हैं, मतलब कई बार अगर मरीज वह खर्च वहन नहीं कर सकते या वह इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम अल्ट्रासोनोग्राफी या पेट की या छाती की एक्सरे से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी सीटी स्कैन की तुलना में बहुत कम संवेदनशील होती है। ऐसे में संभावना बनी रहती है कि कई बार शायद कई जानकारियां छूट सकती हैं अगर हम पेट का सीटी स्कैन नहीं कराते। इसके अलावा कई बार हम पेट का सीटी या एमआरआई कराते हैं। यह दरअसल हर मरीज के लिए नहीं बल्कि कुछ खास मरीजों के लिए किया जाता है। हम मरीज की स्थिति को समझकर ही कभी कभी ये जांचें करते हैं। इसके अलावा आपके मरीज ऑपरेशन या किसी भी तरह की थेरेपी के लिए फिट हैं या नहीं, यह भी देखा जाता है।
यह समझने के लिए हम और भी कुछ सामान्य जांचें करवाते हैं जो कि कोलन कैंसर की जांच प्रक्रिया में शामिल होती हैं।